यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में अब मेरा ये कहना है कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए यहाँ बरसों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी अधिकांश विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में सर्व समाज में से दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है और इस मामले में विशेषकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि इन वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो उसे भी यहाँ शुरू से ही कांग्रेस पार्टी और अब बाद में बीजेपी व इनके गठबंधन दल तथा अन्य पार्टियों की भी रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते इन्हें अभी तक भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन वर्गों के लोगों को अभी तक भी इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और अब तो इनके इस आरक्षण को ये पार्टियां मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में वे ख़त्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है, जिस पर कांग्रेस, बीजेपी व इनके सहयोगी दल अभी तक भी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। और इस संदर्भ में यदि केंद्र की भाजपा सरकार की व कांग्रेस की तथा इनके गठबंधन दलों की भी नीति व नीयत साफ होती तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए निर्णय में जिसमें कोर्ट ने एससी व एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात कही है, जो उसे ख़त्म करने व फिर करने की बात कही है तो उसे ख़त्म करने व फिर से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए विशेष सत्र बुलाकर संवैधानिक संशोधन विधेयक जरूर लाती यदि इनकी नीयत साफ होती तथा उसे पास भी जरूर करवाती और इसके लिए पूरा विपक्ष मिलकर सरकार पर दबाव भी ज़रूर बनाता। और हम भी देखते हैं कि विपक्ष कितना दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के साथ है, लेकिन ऐसा करना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आए निर्णय पर कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। और इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार व अधिकांश सभी विरोधी पार्टियां अभी तक भी चुप्पी साधे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को भी लागू करने का ये कार्य माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया है, जो अब अपने हिसाब से इसका पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएंगे। साथ ही इसकी आड़ में इन वर्गों को बांटकर इन्हें आपस में भी लड़ाएंगी, अर्थात अब ये पार्टियां फूट डालो व राज करो की नीति का भरपूर फायदा उठाएंगे, जबकि संविधान के मुताबिक किस जाति को SC व ST की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है
तो इसका ये अधिकार अभी तक केवल संसद व माननीय राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था, जिसे 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के जरिए वापस लेकर इसे अब सीधे राज्य सरकारों को ही दे दिया गया है, जिससे अब इन वर्गों के साथ काफ़ी ज्यादती होगी, अर्थात इनका अब ये आरक्षण ना के बराबर ही रह जाएगा। और अब कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को ही आगे वक्त आने पर ख़त्म करने का ही ऐलान कर दिया है। लेकिन जब वो भारत में रहते हैं और ख़ास तौर से भारत में रहते हैं और उनको लगता है कि किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, तो फिर इधर आकर वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं और क्या बोलते हैं इधर आकर कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। बाहर जाकर वो बोलते हैं हम आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं इंडिया में SC ST के, और इधर आकर बोलते हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। आप इसको कांग्रेस की क्या नीति समझेंगे? ये कांग्रेस की दोहरी नीति है, ये स्पष्ट नीति नहीं है। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जो SC ST के आरक्षण के बारे में कहती कुछ है और करती कुछ है, तो आपको इस पार्टी को, जो इस बार हरियाणा में तो विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में खास तौर से दलितों को इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इन्हें आरक्षण का ये संवैधानिक अधिकार मिला है, ये कोई कांग्रेस ने नहीं दिया है। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने SC ST वर्गों के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा दिया है, ये संवैधानिक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को दिया है। तो इसे बचाने के लिए अब इन सभी विरोधी पार्टियों को यह आपके हरियाणा प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव में कतई भी अपना वोट नहीं देना है। यदि आप लोगों को इससे बचाना अपने आरक्षण को, तो आप लोगों को कांग्रेस BJP एंड कंपनी के लोगों को कतई भी अपना वोट नहीं देना है। जो अभी तक भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आए निर्णय के संदर्भ में कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों को इस चुनाव में अपने बने इस गठबंधन की सरकार बनाकर इसे लागू होने से तब तक लटकाकर व रोक कर रखना है जब तक केंद्र की सरकार कोर्ट के इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर देती है। इसको आपको राज्यों में पास नहीं होने देने का, इसको लटका के रखना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, निर्णय को। कब तक? जब तक केंद्र की सरकार कोर्ट के इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर देती है। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में या उन सभी विरोधी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय के पक्ष में है, समर्थन में है। और इनके स्थान पर अब आपको एक तरफा अपना वोट केवल BSP व इनेलो के बने अपने इस गठबंधन को ही देना है, ताकि सत्ता में आकर यहाँ आपके स्टेट में, आपके हरियाणा प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। जब तक पार्लियामेंट में ये संशोधन बिल पास नहीं होता है, तो कम से कम ये गठबंधन की सरकार बनती है तो हम उसको लागू नहीं होने देंगे, इसको लटका कर रखेंगे। तो ये इसके लिए आप लोगों को अपने गठबंधन की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ विरोधी पार्टियों की ज़्यादातर रही जातिवादी मानसिकता के चलते देश में आज़ादी के बाद शुरू में
केंद्र एवं अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने व इनके सहयोगी दलों ने भी, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफ़ी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है, पूरा नहीं भरा है। आपके हरियाणा प्रदेश में भी काफ़ी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जबकि यूपी में जब मेरे नेतृत्व में 4 बार सरकार बनी, मैंने विशेष अभियान चलाकर जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा अधूरा पड़ा था या पूरा नहीं था, उसको मैंने विशेष अभियान चलाकर इसको पूरा कराया था। इसे फिर अंत में अधिकांश, और ये क्यों नहीं भरते हैं कांग्रेस बीजेपी जो अन्य पार्टियां, इनका आरक्षण का कोटा ये पूरा क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि लोग भूल भाल जाएंगे और इससे फिर अंत में अधिकांश किसी न किसी रूप में फिर ये पार्टियां इनकी नौकरियों को सामान्य वर्गों को ही दे देती हैं। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और अब इससे पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए, इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही मिली थी, जिसके लिए बीएसपी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, जिसका भी अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो इनको बहुत पहले ही ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते हुए एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। इन वर्गों के मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, केंद्र द्वारा लोकसभा व विधानसभा चुनाव में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, तो उसमें SC ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का, अति पिछड़े वर्गों के लोगों के ऊपर भी शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है।
इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर मामले में कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इतना ही नहीं बल्कि अपर कास्ट समाज में व जाट समाज में भी खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी यहाँ आपके प्रदेश सहित पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इसके अलावा आपके हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नज़र आते हैं। और इनमें भी किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई इनकी गलत नीतियों के कारण अब काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है और अभी भी है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही अधिकांश विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की गरीब व किसान विरोधी तथा जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में आपके हरियाणा प्रदेश में भी गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि का विकास होने के बजाय बल्कि यहाँ सर्व समाज में से गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और सभी समस्याओं से भी काफ़ी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका अपना खुद का हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने हरियाणा प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस व बीजेपी आदि के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि शुरू से ये पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ गरीब व आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती है, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज़्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग, गरीब लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। आज इस भांगड़ की ऐतिहासिक धरती पे लाखों की संख्या में आए हुए प्रदेश भर से जन सैलाब के रूप में आज आप सब यहाँ आए। मैं आपका तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जींद की धरती
संघर्ष भरी धरती रही है। यहाँ के बहादुर लोगों ने हमेशा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को न केवल राजनीतिक ताकत दी, बल्कि सदैव जींद के लोगों ने अन्याय के खिलाफ चौधरी देवीलाल ने जब जब भी लड़ाई लड़ी, आप लोगों ने पूरा समर्थन और सहयोग देकर करके उस आंदोलन को जीतने का काम किया। आपको याद होगा साथियों, सन 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल ने राजीव लोंगोवाल समझौते का विरोध किया था। उस वक्त देश में, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और चौधरी देवीलाल ने जब उसका विरोध किया, भारतवर्ष के राजनेताओं ने चौधरी देवीलाल से कहा कि चौधरी देवीलाल, ये जो आपने फैसला लिया है, इससे हरियाणा प्रदेश को और पंजाब प्रदेश के आपसी भाईचारे में खटास आएगा। चौधरी देवीलाल ने कहा था, ये जो राजीव लोंगोवाल समझौता है, इस समझौते में हरियाणा प्रदेश के साथ पक्षपात किया गया है। मैं भी चाहता हूं पंजाब में शांति हो, पंजाब का उग्रवाद खत्म हो, लेकिन अगर कोई हरियाणा के साथ कुठाराघात करे, हरियाणा के लोगों को अपमानित करके, हरियाणा प्रदेश को कमजोर करके, हरियाणा के हिस्से के पानी को कम करके, हरियाणा की राजधानी पंजाब को दे करके अगर कोई वहां शांति स्थापित करना चाहता है, तो ये मेरे प्रदेश के लोगों के साथ सरासर अन्याय है। मैं इस अन्याय को कदापि सहन नहीं करूंगा और आखिरी दम तक हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होकर के हरियाणा के साथ न्याय कराने का काम करूंगा। साथियों, जब चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध शुरू किया था, उसका समापन दिल्ली में करके और चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजाया था जींद की धरती से, समस्त हरियाणा सम्मेलन के नाम से। जैसे आज आप लाखों की संख्या में आज यहाँ आए हो, इसी तरह जींद के हुसुड्डा के ग्राउंड के अंदर लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के लोग चल करके आए थे और चौधरी देवीलाल को अपना आशीर्वाद समर्थन दे करके कहा था कि हम आपको प्रदेश की बागडोर सौंपना चाहते हैं। हमें आपसे उम्मीद है आप हरियाणा के हितों को कमजोर नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने हमारे हितों को कमजोर किया, उन लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे। साथियों, चौधरी देवीलाल ने इसी धरती से ऐलान किया था और कहा था कि आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो मैं ऐसी परंपराएं हरियाणा प्रदेश में शुरू करूंगा जो आज तक देश में किसी ने लागू नहीं करी। चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले अपने संबोधन में, अपने भाषण में हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आप मुझे सत्ता सौंपोगे तो मैं हरियाणा प्रदेश के हर बुजुर्ग जिसकी उम्र 60 वर्ष होगी उसको 100 रुपया माहवार पेंशन देकर के सम्मान देने का काम करूंगा। साथियों, चौधरी देवीलाल ने इसी धरती पे वायदा किया था और कहा था कि आज मेरे प्रदेश का किसान कमजोर है, आज मेरे प्रदेश के मजदूर की अनदेखी हो रही है, आज छोटा दुकानदार पिस रहा है। इसलिए मैंने ये फैसला ले लिया कि हरियाणा प्रदेश में सत्ता में आने के बाद जहां किसान का, छोटे दुकानदार का और गरीब मजदूर का 10-10 हजार रुपये का कर्जा माफ करूंगा, वहीं कहा था गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत कठिनाई ना आए, उसके लिए 5100 रुपये कन्यादान के भी देने का काम करूंगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। चौधरी बंसीलाल कह रहे थे चौधरी देवीलाल तो बका रहे हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं कानून बना दूंगा। और आपके आशीर्वाद से जब मुख्यमंत्री बने, चौधरी देवीलाल ने विधानसभा में
कैबिनेट की पहली बैठक बुला करके अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को आदेश दे दिया कि जाओ लिख करके लेकर के आओ, 100 रुपया माहवार पेंशन 60 वर्ष के बुजुर्ग को दूंगा। लिख के लाओ 100 रुपया माहवार पेंशन, नीचे लिखो 10,000 के कर्जे माफ, और उसके नीचे लिखो 5100 रुपये कन्यादान के। वो तीनों बातें लिख करके कैबिनेट में आई। चौधरी देवीलाल ने कैबिनेट से पास करवा के और तीनों के तीनों आपसे किए हुए वायदों को पूरा करने का काम किया था। साथियों, इस धरती ने हमेशा हमें ताकत दी। उसके बाद जब जब भी हरियाणा प्रदेश में बदलाव आए, हरियाणा प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से 10 वर्ष की कांग्रेस पार्टी का राज है, और इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सत्ता में रही है। साथियों, मैं बात करूं कांग्रेस के 10 साल के राज की, तो कांग्रेस के राज में केवल और केवल हमारे कृषि प्रधान देश को इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने CLU प्रधान प्रदेश बनाने का काम किया था। किसानों की 72,000 एकड़ जमीन को दफा 4-6 के नोटिस दे करके किसान को औने पौने दाम पे बेशुम कीमती जमीन को बेचने पे मजबूर कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के 10 साल के राज में अनेक ऐसे घोटाले हुए थे कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की वजह से पूरी दुनिया में हमारा देश बदनाम हो गया था। उसके बाद के जो 10 साल थे भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं उसकी विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के साथ बड़े बड़े वायदे करके सत्ता में आए थे, सत्ता में रहते हुए जो वायदे लोगों से किए पूरा करना चाहिए था, वायदे पूरे करने की बजाय लोगों को परेशानी कैसे हो इस तरह के फैसले लेने शुरू कर दिए। याद होगा मोदी जी कहा करते थे हर घर में 15-15 लाख दूंगा। ये भी कहा था कि कांग्रेस के राज में जो धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया गया है वो काला धन वापिस लाऊंगा, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जमा कराऊंगा। जब सरकार बनने के बाद पूछा गया पैसा दिया नहीं तो कहने लगे जुमला था। वहीं साथियों, किसान के साथ बड़ा धोखा किया। ये कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा। ये भी कहा था कि 2022 के अंदर किसान की फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा, और कहा था MSP का कानून बना दूंगा। 13 महीने तक किसान को दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठा करके 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत लेकर के मोदी को समझ में आया था कि किसान मर सकता है लेकिन घर वापसी नहीं करेगा, इन तीनों काले कानूनों को खत्म करा करके जाएगा। एक समय उस वक्त ऐसा भी आया था जब मैं उस किसान आंदोलन के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से किसानों के साथ लड़ाई लड़ रहा था, खड़ा था। मुझे किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि अगर सही मायने में आप हमारे मददगार हो, हमने पूरे देश के राजनेताओं के बीच में एक बात रखी है कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो पहले पदों से इस्तीफा देकर के आओ, आप भी कोई बड़ा फैसला लो। मैंने अपने साथियों से बात करी और फैसला लिया कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। और फैसला ले लिया कि 26 जनवरी तक या तो तीनों काले कानून खत्म हो जाएंगे, अगर ये काले कानून खत्म नहीं किए गए तो 27 जनवरी को इस्तीफा दे करके किसानों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। 26 जनवरी को काले कानून खत्म नहीं हुए थे। 27 जनवरी को विधानसभा में जाकर के अध्यक्ष के मुंह पे इस्तीफा मार के और 27 जनवरी को किसानों के बीच में जाकर के खड़ा हो गया था, किसानों की लड़ाई लड़ी और तब तक उस लड़ाई में उनके साथ रहा था जब तक किसान के साथ सरकार की तरफ से जो भेदभाव किया जा रहा खत्म नहीं हो गया था। साथियों, भाजपा के राज में न केवल महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, भाजपा के राज में कानून व्यवस्था खत्म होगी। वहीं हमारे पढ़े लिखे नौजवान को जमीन बेच करके विदेश जाने पे मजबूर होना पड़ा, बेरोजगारी बढ़ गई। उसके साथ साथ साथियों, जहां बेरोजगारी बढ़ी है वहीं हमारे प्रदेश के अंदर नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। आज इस प्रदेश का किसान दुखी है, आज इस प्रदेश का मजदूर दुखी है, आज इस प्रदेश का व्यापारी और कर्मचारी दुखी है। आज पूरा प्रदेश
इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहता है, वहीं साथियों जो कांग्रेस पार्टी सत्ता के सपने ले रही है, जो कांग्रेस पार्टी रोजाना ये कह रही है कि हम सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, उस पार्टी की हालत ऐसी है, उनके नेताओं के बोल इस किस्म के हैं कि आज वो हमारी दलित महिलाओं को अपमानित करने का काम करती है। आज उनके नेता इस किस्म की भाषा का प्रयोग करते हैं जो मैं आपके सामने बोल करके बता भी नहीं सकता। आज उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार भी नहीं है। आज हाशिए पे कांग्रेस आकर के खड़ी हो गई है। आज तो साथियों कांग्रेस सत्ता में आने के लिए किस तरह के लोगों के साथ लुभावने वायदे करने का काम कर रही है। मैं पिछले दिनों अखबारों में ऐड देख रहा था, उन ऐड में लिखा हुआ था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री कर देगी। लिखा हुआ था कि 6000 पेंशन कर देंगे। उसमें लिखा हुआ था गरीब को 100 गज का प्लाट दे देंगे। उसमें अनेक ऐसे वायदे लोगों के साथ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप हमें सत्ता में लेकर के आओ। ये केवल सत्ता का लॉलीपॉप था, ये केवल आपको लुभाने की बात थी। वायदे तो पूरे किए थे चौधरी देवीलाल ने, और जो वायदे हम आपके बीच में करेंगे, हम आपसे वायदा करते हैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और जो वायदा आज मैं आपके बीच में करके जाऊंगा, उन वायदों को बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद हम पहली कलम से पूरा करने का काम करेंगे। वायदे अगर पूरे किसी ने किए तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किए थे। जहां गरीब को नौकरी दी, वहीं गरीब आदमी को कैसे अमीर आदमी के बरोबर खड़ा किया जाए, इसलिए उन्होंने उनको कम ऋण के ऊपर पैसा दे करके ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया था। कैसे गरीब आदमी का उत्थान हो, इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी थी। आज जो वायदे मैं आपके बीच में करूंगा, आप हमें सत्ता में लेकर के आओ, सरकार बढ़ाओ। आपकी सरकार बनने के बाद जो बातें आज मैं आपके बीच में कह करके जाऊंगा, उनको पूरा करने का काम करूंगा। साथियों, मैं आपसे एक बात कोई भी वायदा आपसे करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तभी मैं आपके सामने अगली बात रखने का काम करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मेरी कही हुई बात पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है? आपको यह विश्वास है कि जो बात मैं आपके बीच में कह करके जाऊंगा, सत्ता में आने के बाद उसको पूरा भी करके दिखाऊंगा? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार दोनों हाथ उठा करके कहो कि सहमत हैं।